दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कवर करने चल रहे हैं 7 फरवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि आज के लिए हमारे कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अपनी इन किताबों के बारे में जो लेखपाल परीक्षा के लिए दोस्तों लॉन्च की गई है। और इन किताबों में दोस्तों टोटल 3 सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें पहली सीरीज दोस्तों आपके ग्रामीण विकास की है, दूसरी सीरीज हिंदी की और तीसरी सीरीज आपके सामान्य ज्ञान की है। आप अपने नियर बाई जो भी बुक स्टॉल है दोस्तों वहां से आप इन बुक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द यानी अगले 3-4 दिनों में दोस्तों ये किताबें ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगी। फिर आप जहां कहीं से भी ऑर्डर लगाएंगे दोस्तों आपके घर तक किताबें जाएंगे और कोई भी आपको शिपिंग चार्ज या डिलीवरी चार्ज नहीं देना होगा। ये स्टडी 91 आपके लिए दोस्तों व्यवस्था करेगा और आपके घर तक इसी मूल्य पर किताबें पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलते हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। अगर इनसे संबंधित आपको कोई इन्फॉर्मेशन कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और सीधे आते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर जो कि 7 फरवरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल हैं। ठीक है, पहला लिखा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में दोस्तों चुना गया। आपको तो पता है दोस्तों इस बार जो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। और 26 जनवरी को दोस्तों यहां पर झांकियां निकलती हैं। तो इस बार दोस्तों अच्छा पहला सवाल यहां पे बनता दोस्तों, कितने राज्यों ने झांकी निकाली थी, कितने राज्य हैं या फिर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी झांकियां निकली हुई थी। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों यहां पे झांकियां निकली हुई थी दोस्तों टोटल 12 राज्यों की या 12 केंद्र शासित प्रदेशों की। और जब झांकियां निकल गई ना तो निकलने के बाद दोस्तों क्या किया गया, अच्छा इस कार्यक्रम के बाद दोस्तों यहां पर आपने पढ़ा होगा बीटिंग द रिट्रीट नाम का दोस्तों एक कार्यक्रम भी रखा गया था। और लास्ट में दोस्तों झांकियों को चुना गया कि कौन सी झांकी किस राज्य की झांकी नंबर 1 स्थान पर है। तो याद रखिएगा पहले नंबर पर है दोस्तों कहां पर, उत्तर प्रदेश की झांकी। जी हाँ दोस्तों, दूसरे नंबर पे दोस्तों कर्नाटक की और तीसरे नंबर पे आपके मेघालय की झांकी है। यहां गुजरात आपका सही उत्तर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। गुजरात में हालांकि गुजरात की झांकी भी बहुत अच्छी थी, क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां पर दतिया वगैरह जो गांव हैं वहां पर जो नरसंहार हुआ था उसको दोस्तों यहां पर प्रस्तुत किया गया था। लेकिन फिर भी यहां पर जो स्थान रहा यह उत्तर प्रदेश का रहा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में दोस्तों उत्तर प्रदेश की झांकी थी, इसमें क्या प्रस्तुत किया गया तो याद रखें दोस्तों इसमें प्रस्तुत किया गया था ओडीओपी को, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये प्रस्तुत किया गया था। और दूसरा दोस्तों इसके साथ प्रस्तुत किया गया था जो राम मंदिर बन रहा है इस राम मंदिर के ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहां पर दिया होगा दोस्तों राम मंदिर नहीं, यहां पर दोस्तों काशी विश्वनाथ राम मंदिर पिछले साल दिया गया था, यहां थोड़ा अल्टर कर लीजिए। जो आपकी काशी विश्वनाथ बनाया जा रहा है ना दोस्तों, बना है, बन के अभी तैयार हुआ है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, जिसमें दोस्तों 900 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों इसको बनाया गया। टोटल दोस्तों मोदी जी ने लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, टोटल 27 परियोजनाओं का उद्घाटन दोस्तों वाराणसी में किया गया था। ये राम मंदिर वाला कॉन्सेप्ट पिछले साल आया था। ठीक है, और इस बार काशी विश्वनाथ का कॉन्सेप्ट और ओडीओपी चला है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आपको और क्या रखना है, और बातें हैं दोस्तों कि इस परेड में कुछ अन्य लोगों को भी दोस्तों पुरस्कृत किया गया। जैसे कि अगर हम तीनों सेवाओं को, तीनों सेनाओं को देखा जाए दोस्तों तो उनकी क्या हुआ था, उनके दलों ने क्या किया था, यहां पर मार्च किया था और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ दल चुना गया है वो चुना गया भारतीय नौसेना को। जी हां दोस्तों, वहां थल सेना भी थी, नौसेना भी थी और वायुसेना भी थी, जिसमें चुनाव किसका किया गया है तो भारतीय नौसेना का। यह भी आप याद रखेगा। इसी प्रकार दोस्तों सीपीएफ और अन्य सहायक जो दल थे दोस्तों उनका भी मार्च निकला था और इसमें जो पुरस्कृत किया गया वो चुना गया है किसको, सीआईएसएफ को। जी हां दोस्तों, सीआईएसएफ को चुना गया, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ को यहां पे चुना गया। दोस्तों बहुत सारे मंत्रालयों को भी यहां पर चुनाव किया गया है, जिसमें 2 मंत्रालय भारत के हैं दोस्तों। एक तो आपका उड्डयन मंत्रालय है जिसकी तरफ से उड़े भारत का आम नागरिक, उसकी झांकी प्रस्तुत किया गया था। और दूसरा दोस्तों शिक्षा मंत्रालय, याद रखेगा। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी दोस्तों उसकी झांकी लगाई गई थी और उड्डयन मंत्रालय में उड़े भारत का आम नागरिक का झांकी प्रस्तुत किया गया था। उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है तो ज्योतिराज सिंधिया हैं, वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इन दोनों मंत्रालयों को दोस्तों संयुक्त रूप से चुना गया है। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा जो कि यहां पे लिखा हुआ है। चलिए अवार्ड से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको,
जब मैं पढ़ाता हूं, जैसे कल दोस्तों वो वाला सवाल आया था ना, लेमन वाला, कचाई लेमन फेस्टिवल, कौन सा कचाई लेमन फेस्टिवल, तो मुझे याद आया शायद नागालैंड है, लेकिन फिर मैंने आगे उसी वीडियो में 1 मिनट बाद बोला कि नहीं यार, कचाई लेमन फेस्टिवल ये नागालैंड नहीं मणिपुर है, ठीक है। तो देखिए मेरी आदत वीडियो को एडिट करने की नहीं, मैं आज भी जो पढ़ाया, अभी वहां लिखा था ना गलती से राम मंदिर, मैं चाहता तो वीडियो को एडिट कर लेता, बट मैं नहीं चाहता एडिट करना। और कई सारे बच्चों का दिमाग उसी बात पे लगा, वो लगे हैं कमेंट करने में, अरे भाई मुझे पता है, ठीक है, हो जाती गलतियां, मुझे पिछले साल का थोड़ा इंडिकेट आ गया था, ठीक है, कि पिछले साल बना था इतना बेहतरीन सा, इस बार दोस्तों ओडीओपी लगा है, ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लगा है, तो याद आ गया, ठीक है। मैं चाहता तो वीडियो एडिट कर लेता, लेकिन मैं कहता हूं जरूरत क्या है, मुझे बता दीजिए ना, गलतियां इंसानों से तो होती हैं, ठीक है, और मैं तो रहा टीचर, तो अगर थोड़ी बहुत चीजें कहीं इधर उधर हो गई तो मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको दोस्तों पढ़ लेते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला तो यही हो जाएगा, आप इसका उत्तर जान ही रहे हैं। दूसरा दोस्तों, वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या दोस्तों किस राज्य ने जीता है, तो सबसे ज्यादा संख्या जीता दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य ने, जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर, वहां की पुलिस को सबसे ज्यादा पदक मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 में व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है, यहां सम्मानित किया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को, किसे, प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को, ठीक है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में करा भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, इस मूवी का नाम है कुझंगल, क्या नाम है, कुझंगल। इसी तरह का एक नाम और हम लोगों ने बीच में पढ़ा था, कुमलांगी गांव, कौन सा, कुमलांगी, ये कुमलांगी गांव तक कहां था दोस्तों, ये केरल में था, और ये वही गांव है जिसको सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव के रूप में चुना गया था, उसे भी याद रखेगा। आगे लिख रहा दोस्तों, कर हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया या नॉमिनेट किया गया दोस्तों, नॉमिनेशन के लिए भेजा गया अभी, ठीक है। तो यहां पर भारत की 2 मूवी है, दोनों मूवी दोस्तों साउथ इंडिया की हैं, एक तो है दोस्तों जय भीम, आपने देखा होगा, और दूसरा है मरक्कर द अरेबियन सी, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। कर असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया, दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया रतन टाटा जी को। इसी तरह से बिहार विभूति सम्मान किसे दिया गया, तो याद रखेगा बिहार विभूति दिया गया था रोहित कुमार को, किसे, रोहित कुमार को, ठीक है। कर 73वें गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया, तो टोटल है दोस्तों संख्या 128, कितना, 128 लोगों को दोस्तों पद्म पुरस्कार देने की घोषणा यहां पर किया गया। कर हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया है, तो यह अवार्ड जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान नहीं, वर्तमान में फूमियो किसीदा हैं, इसके पहले शिंजो आबे थे, तो शिंजो आबे को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया नेताजी पुरस्कार। हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक का पुरस्कार किसने जीता दोस्तों, तो यह पुरस्कार दिया गया नीरज चोपड़ा को, जो इस बार गोल्ड मेडल जीते थे। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये कितने बच्चों को दिया जा रहा है, तो टोटल 29 बच्चों को दिया जा रहा है, जिसमें 15 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं, ठीक है। हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह पुरस्कार दिया गया सुष्मिता सेन को, जो कि 1994 में मिस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं। 2021 में दोस्तों मिस यूनिवर्स चुना गया किसे, याद रखेगा हरनाज संधू को, और सन 2000 में चुना गया था लारा दत्ता को, ये सब आप याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जेनेसिस पुरस्कार, कौन सा लिखा है, पढ़िए इधर, जेनेसिस पुरस्कार यह दिया गया अल्बर्ट बोर्ला को, किसे, अल्बर्ट बोर्ला को दिया गया, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कर हाल ही में चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, जी हां दोस्तों, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये किसके द्वारा लिखा गया है, दोस्तों याद रखेगा खेल कूद के ऊपर दोस्तों जो सबसे ज्यादा किताब अपने देश में लिखते हैं, वो लिखते हैं दोस्तों सुरजीत पातर जी। कौन लिखते हैं, सुरजीत पातर जी, सॉरी सुरजीत पातर नहीं दोस्तों, इनका नाम है, अब देखिए यहां भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है। अगर मैं इस किताब की बात करूं तो ये किताब लिखा गया दोस्तों नीरज चोपड़ा पर, पहले पूरी बात आप समझ लीजिए, ठीक है, कैसे कंफ्यूजन होता है पहले उसको समझिए, ठीक है। नीरज चोपड़ा पर, नीरज चोपड़ा पे दोस्तों, नीरज चोपड़ा इस बार क्या किए थे, तो पहले गेम का नाम याद रखिए, इनके गेम का नाम था जेवलिन थ्रो, कौन सा नाम था, जेवलिन थ्रो नाम था दोस्तों, जिसे हम हिंदी में भाला फेंक भी कहते हैं, ठीक है, भाला फेंक। अच्छा एक चीज और याद रखें दोस्तों, इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था 7 अगस्त को, इसीलिए घोषणा यह भी किया गया कि अब हर वर्ष 7 अगस्त को क्या किया जाएगा, भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, क्या मनाया जाएगा, भाला
फेंक दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, एक तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। इन्होंने अपने इस मेडल को किसे समर्पित किया था, जो गोल्ड मेडल जीता था, तो याद रखिएगा इन्होंने समर्पित किया था मिल्खा सिंह को। और आपको तो पता है कि मिल्खा सिंह का देहांत हो गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, मिल्खा सिंह को इन्होंने समर्पित कर दिया था। ठीक है, अच्छा एक सेकंड यार। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा। अब बात आती दोस्तों, यह किताब लिखा किसने? ये किताब लिखा गया नीरज चोपड़ा के ऊपर, लेकिन नीरज चोपड़ा ने नहीं लिखा है। नीरज चोपड़ा के जीवन पर दोस्तों इस किताब को लिखा गया है। टोटल दोस्तों 72 पेज की किताब है, जिसमें उनके बाल्यकाल से लेकर के टोक्यो ओलंपिक तक के सफर के बारे में बताया गया। ठीक है, और लिखा किसने? तो लिखा है दोस्तों नवदीप सिंह गिल ने। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, अभी मैंने इसको टिक क्यों किया था, क्योंकि अगर परीक्षा में पूछे कि इसका विमोचन किसने किया, क्या पूछे कि विमोचन किसने किया, तो याद रखिएगा इसका विमोचन सुरजीत पातर और लखविंदर सिंह ने किया। यहां पर दोस्तों पूछ रहा है किसके द्वारा लिखी गई है, क्या लिखा है? लिखी गई है। तो लिखी गई किसके द्वारा? नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई है। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे लिखी गई और विमोचन तो गलती कर देंगे परीक्षा में। ठीक है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपसे होती रहती थी, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अगर बात आती दोस्तों ये सुरजीत पातर जी हैं कौन, तो याद रखिएगा ये पंजाब कल्चरल परिषद के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और जो लखविंदर सिंह हैं ये पंजाबी साहित्य अकादमी के दोस्तों अध्यक्ष हैं। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, जिन्होंने इसका क्या किया है? विमोचन किया है। यानी इन्हीं की मौजूदगी में दोस्तों इस किताब को लॉन्च किया गया है, ये आप समझिए। ठीक है, चलिए बात आई गई दोस्तों किताबों की, तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि हाल फिलहाल में पिछले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीने में कौन कौन सी किताबें करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा है या चर्चा में रही है। तो पहला याद रखिएगा गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा के ऊपर किताब किसने लिखा? तो नवदीप सिंह गिल ने। ठीक है, दूसरा लिखा दोस्तों ऑपरेशन खत्म, याद रखिएगा ये आपका जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर दोस्तों ये लिखी गई किताब है। इसको दो लोगों ने लिखा है, पहला नाम है आरसी गंजू, दूसरा नाम है अश्विनी भटनागर। ठीक है, आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ये दोनों लोगों ने लिखा है। चर्चित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखा है? यह भारत की पहली महिला आईपीएस, जिनका नाम क्या है? किरण बेदी, जो पूर्व में राज्यपाल भी रह चुकी हैं पुदुचेरी की। ठीक है, हाल ही में चर्चित पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम दोस्तों ये किसने लिखा है? ये हमारे भारत के पूर्व अर्थशास्त्री रहे हैं। ठीक है, सलाहकार भी रहे हैं, सुभाष चंद्र गर्ग इनका नाम है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया ये रस्किन बॉन्ड की रचना है। इंडियाज विमेन अनसंग हीरोज, इस किताब को किसी ने लिखा नहीं है, इस किताब का विमोचन किया गया है संस्कृति मंत्रालय की राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। हाल ही में चर्चित पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसे भी दोस्तों दो लोगों ने लिखा है, एक तुहिन सिन्हा नाम है और दूसरा अंकिता वर्मा नाम है। आप पढ़ लीजिए यहां पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है। हाल ही में चर्चित पुस्तक द बोस द अनटाइटल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनिएंट नेशनलिस्ट, इस किताब को चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है। ठीक है, और गांधी के हत्यारे ये किताब लिखा है धीरेंद्र के झा ने। ये सभी किताबें दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टडी 91 साथ रहेंगे तो डेली रिवीजन करने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन दोस्तों रिवीजन करने को मिलेगा और ये थोड़ा बेहतर रहता है। ठीक है, चलिए खूब ढेर सारे अपॉइंटमेंट हुए दोस्तों। आप 2-3 सवाल आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट से मिलने वाले हैं। पहला है कि भारत सरकार ने लेखा महानियंत्रक, जी हां दोस्तों, देखिए एक पद होता है सीएजी का। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों हमारे अनुच्छेद 148 में दोस्तों बताया गया है। किसके बारे में? कैग के बारे में, याद रखिएगा। ठीक है, कैग के बारे में दोस्तों, ये कैग नहीं है, ये कौन सा पद है दोस्तों? एक दूसरा पद है सीजीए का। कंफ्यूज मत होइएगा, कैग अलग होते हैं और सीजीए दोस्तों ये अलग होते हैं। ठीक है, तो जो सीजीए हैं इसमें अतिरिक्त प्रभार का पद दिया गया दोस्तों, और इस पद पर किसे बिठाया गया है? तो लिख रहा है सोनाली सिंह को, दीपक दास को, जीएवी रेड्डी को, या एक और दो दोनों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी पूर्व में आपके सीजीए प्रमुख कौन थे? तो आपके थे दीपक दास जी। अब उनका स्थान ग्रहण कर लिया किसने? सोनाली सिंह ने। तो याद रखेगा इस सीजीए में कौन आ गए? सोनाली सिंह आ चुकी हैं, इसको याद रखेगा। ठीक है, जीवीए रेड्डी जो आप नाम पढ़ रहे दोस्तों, इनको अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा किसके में दोस्तों? इनको सुरक्षा प्रमुख, खुफिया सुरक्षा प्रमुख बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? खुफिया सुरक्षा एजेंसी, खुफिया
सुरक्षा एजेंसी का दोस्तों इनको प्रमुख चुना गया है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसका प्रमुख दोस्तों इन्हें चुना गया है जीवी रेड्डी साहब को, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, इत्मीनान से चीजों को समझिए और पढ़ते चलिए, ठीक है। तो यहां पे आप सोनाली सिंह का नाम याद रखिएगा, जिनको सीजीए का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग नियुक्ति से संबंधित कुछ अच्छे सवालों को पढ़ लेते हैं। पहला सोनाली सिंह हो गया। दूसरा लिख रहा है भारत सरकार ने किसे अपना नया मुख्य आर्थिक सलाहकार चुना है, तो इनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। क्या नाम है, वी अनंत नागेश्वरन। रक्षा खुफिया एजेंसी, जी हां दोस्तों, रक्षा खुफिया एजेंसी में दोस्तों प्रमुख किसे चुना गया है, तो GAV रेड्डी साहब को चुना गया है, ठीक है। ये वाला दोस्तों हम लोग पढ़ ही लिए, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है, किसे चुना गया है, वी अनंत नागेश्वरन को। भारत की पहली UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप के रूप में दोस्तों किसे चुना गया, प्रजाक्ता कोहली को चुना गया, ठीक है। इफ्को के नए अध्यक्ष पहले तो बलविंदर सिंह नकई थे, अब उनका जगह ले लिया है किसने, संघानी साहब ने, ठीक है। पूरा नाम है दिलीप संघानी। किसे, थल सेना का उप प्रमुख, प्रमुख नहीं दोस्तों, यहां उप प्रमुख है, ध्यान दीजिएगा। थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाने, इनका नाम है मनोज पांडे, दोनों दो लोग हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है, तो रेणु भाटिया को बनाया है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR का अध्यक्ष रघुवेंद्र तंवर को चुना गया है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान चूक हुई, उसके लिए 5 सदस्यीय का आयोग बनाया गया, जिसका अध्यक्ष चुना गया इंदु मल्होत्रा को, तो आप इसे भी याद रखिएगा। ये अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए दोस्तों अच्छे सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसको DRDO समझ बैठते हैं, बट आप इसको DRDO मत समझिएगा, ये DRDO की बात नहीं दोस्तों, ये है दोस्तों DRDL। ये DRDO की जैसी दोस्तों एक दूसरी संस्था है जिसका नाम है DRDL यानी रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, ठीक है, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो कह रहा DRDL का निदेशक अभी किसे बनाया गया है, कह रहा GA श्रीनिवास मूर्ति को, GAV रेड्डी को। दोस्तों अभी GAV रेड्डी के बारे में दोस्तों आपने पढ़ा कि रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख चुने गए, क्या, रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख चुने गए। एस सोमनाथन जी को दोस्तों हाल ही में इसरो का प्रमुख बनाया गया, क्या, जो इसरो था ना, इसरो का प्रमुख बनाया गया। वी अनंत नागेश्वरन जी को दोस्तों, इनको याद रखेगा, आर्थिक सलाहकार चुना गया, ठीक है। तो 3 लोग तो ऐसे चले गए। अब जो आपका सही जवाब है वह है दोस्तों GA श्रीनिवास मूर्ति। क्या नाम है, GA श्रीनिवास मूर्ति को DRDL का क्या चुना गया, याद रखेगा दोस्तों, निदेशक चुना गया, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, ये GA श्रीनिवास मूर्ति जी हो जाएंगे दोस्तों, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वर्ष 1987 में DRDL में शामिल हुआ और कौन दोस्तों, ये अच्छा इसके बारे में शुरू से बता दे रहा हूं। लिख रहा है कि ये जो वैज्ञानिक जी हैं GA श्रीनिवास मूर्ति, इनको हैदराबाद में जो आपका DRDO है, जिससे आप रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है, कि उसी की दोस्तों एक क्या है, उसी का एक पार्ट है DRDL, याद रखिएगा, कुछ अलग नहीं है। इसे वर्ष 1987 में DRDL में दोस्तों शामिल किया गया और मिसाइल परिसर की विभिन्न परियोजनाओं के लिए संरचनात्मक गतिशीलता, जमीनी अनुनाद परीक्षण यानी जो टेस्ट होते हैं, विद्युत एकीकरण, चेकआउट, इन सब क्षेत्र में दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीजों को पढ़िएगा इत्मीनान से और आगे बढ़िएगा। चलिए हम लोग दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट पद है DRDL का, इसमें निदेशक बना इन्होंने, ठीक है, बनाया गया। तो आइए हम लोग मुख्य पदों से संबंधित नियुक्तियों से कुछ अलग सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। एक होती कॉमन नियुक्तियां, एक होता है स्पेशल। ये स्पेशल वाला पड़ता है दोस्तों, तो याद रखेगा DRDL में किसे चुना गया, तो याद रखेगा यहां नाम है दोस्तों GA। इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे ना, GAV रेड्डी थे, जिन्हें रक्षा खुफिया विभाग का जो है चीफ बनाया गया, ठीक है, वो याद रखेगा। उनका नाम GAV रेड्डी है, इनका नाम GA श्रीनिवास मूर्ति है, दोनों लोग का नाम अलग अलग है, याद रखेगा। एंटोनियो कोस्टा को दोस्तों अभी किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो पुर्तगाल का प्रधानमंत्री चुना गया है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, ठीक है। सियोमारा कास्त्रो को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो इनको चुना गया होंडुरास का राष्ट्रपति, ठीक है। हाल ही में मिया मोटली को प्रधानमंत्री चुना गया किस देश का, तो बारबडोसा देश का, ठीक है, बारबडोसा, ठीक है। जोस डेनियल आर्टोगा शारवेंद्रा के 5वें कार्यकाल के लिए दोस्तों इनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये राष्ट्रपति चुने गए हैं निकारागुआ देश में, ठीक है।
इसरो के नए चीफ बने हैं कौन, एस सोमनाथन जी, ठीक है। अली खान इस्माइलरो, ये दोस्तों अभी पीएम बने, प्रधानमंत्री बने हैं कजाकिस्तान के, ठीक है। चीन में भारत का अगला राजदूत चुना गया प्रदीप रावत जी को। चिली के अगले राष्ट्रपति के रूप में आ गए हैं गैब्रियल बोरिक जी, ठीक है। हाल ही में किसने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया है, इनका नाम है शौकत मिर्जियायोव। क्या नाम है, शौकत मिर्जियायोव। हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपने देश को स्वतंत्र घोषित कर लिया, वह देश है बारबडोसा, और मियां मोटली को वहीं का प्रधानमंत्री भी चुना गया, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। करा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, जी हां दोस्तों, देखिए इस तरह की भारत में 3 चीजें बन चुकी हैं। पहला था दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्या था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देखिए परीक्षा में कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपका सारा कंफ्यूजन यहीं दूर कर दे रहा हूं, ठीक है। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में बना हुआ है, ठीक है। कहां पर बना हुआ है, गुजरात में, अहमदाबाद के पास में, ठीक है। दूसरा दोस्तों स्टैच्यू ऑफ पीस, क्या है, स्टैच्यू ऑफ पीस, जरा ध्यान दीजिएगा। ये स्टैच्यू ऑफ पीस दोस्तों याद रखिएगा, ये राजस्थान में बना हुआ है, राजस्थान के पाली में बना हुआ है। कहां पर दोस्तों, राजस्थान के पाली में बना हुआ है। ये दोस्तों आपके केवड़िया के पास में है, केवड़िया के पास में, अहमदाबाद में, ठीक है, याद रखेगा। और तीसरा है दोस्तों कहां पर, ये जो आज आप पढ़ने जा रहे हो ये भारत में आ गया, क्या, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, क्या आ गया, इक्वालिटी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी, ठीक है। तो याद रखेगा ये कहां बना दोस्तों, ये बना आपके तेलंगाना में। कहां बना है, ये बना है तेलंगाना में, और तेलंगाना में कहां दोस्तों, याद रखेगा हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में ये बनाया गया, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। बाकी के जो 3 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश तो एकदम गलत है, इस तरह की कोई स्टैच्यू जो है भारत में अभी नहीं है, मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं है। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी की एक स्टैच्यू बनने वाली है अयोध्या में, बट वो अभी चल रही है प्रोसेस में, ठीक है। इसको भी पढ़िएगा, इसको ध्यान से। अच्छा, ये हो गया दोस्तों मोदी जी ने दोस्तों इसका इनॉग्रेशन किया। करें 11वीं सदी के भक्ति संत हैं रामानुजाचार्य जी दोस्तों, यह उन्हीं की एक प्रतिमा बनाई गई है। और याद रखेगा ये पूरी दुनिया में बैठे हुई दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। मैंने क्या कहा, बैठे, खड़े हुआ नहीं, खड़े में दोस्तों और भी कई सारी प्रतिमाएं हैं। अगर हम बैठने की बात कर दें तो दुनिया की बैठी हुई दूसरी सबसे बड़ी दोस्तों प्रतिमा है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बुद्ध जी की प्रतिमा है, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। 1000वीं जयंती पर दोस्तों इसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया। वहां पर तेलंगाना की राज्यपाल जो दोस्तों तिमली साई सुंदर राजन है, वो लोग भी वहां पर अवेलेबल थी, तो उसको भी पढ़िएगा, ठीक है। बाकी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, आप इन बातों को पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको नेशनल न्यूज की तरफ लेके चलता हूं, कुछ अच्छी चीजों के बारे में बताता हूं। पहला याद रखेगा। दूसरा कह रहा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के उद्यमियों की सबसे अधिक जो संख्या है वो महाराष्ट्र राज्य में है, उसको भी याद करेगा। भारत किस देश के सहयोग से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने जा रहा है दोस्तों, तो भारत इसके लिए समझौता किया है इजराइल देश के साथ, ठीक है। पीएम मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण ये दिल्ली में किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, एंजाइटी यानी चिंता शब्द को चुना है, ठीक है। करा हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट ये मनसुख मांडविया जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री उनके द्वारा जारी किया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार में दिया गया दोस्तों ये पुरस्कार कर्नाटक को, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो हैं वो कर्नाटक राज्य में हुए थे। और आईएमएफ की दोस्तों अगली मुख्य अर्थशास्त्री अभी तक तो गीता गोपीनाथ जी थी, अब उनका स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं कौन, याद रखेगा, पियरे ओलिवियर गौरिंचस, ठीक है। एक ही नाम है, 3 नाम नहीं है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा पर 4 गांवों को राजस्व गांव का दर्जा दिया है, तो वह उत्तर प्रदेश के 4 गांव हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपके नेशनल समाचार थे, ठीक है, यानी राष्ट्रीय समाचार से जुड़े हुए करंट अफेयर के सवाल। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 पर जो हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहा है ना, विश्वास करिए ये हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है दोस्तों। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आइए ज्वाइन कीजिए, वाकई आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा दोस्तों, याद रखेगा, मतलब एक नई एनर्जी के
साथ दोस्तों यहां पर चीजें चल रही हैं। ये आप आम बैचों के साथ इस बैच की तुलना मत कीजिए। क्यों? क्योंकि इस हिंदी के स्पेशल बैच में जहां आपको क्लासेज मिलने वाली दोस्तों 180 प्लस, जी हां दोस्तों 150 का मैंने टारगेट रखा था, बट अब मैं सोच रहा हूं कि पत्र लेखन वगैरह जो है दोस्तों वो सारी चीजें भी मैं ही कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आप कोई भी परीक्षा दीजिए, मतलब जीरो लेवल से लेकर के एकदम टॉप लेवल तक की सारी बातें दोस्तों यहां पे की जाएंगी। आप आइए ज्वाइन कीजिए, नया बैच है, मजा आएगा पढ़ के। इसके अलावा भी दोस्तों जो हमारे पास बैच अवेलेबल है उसमें टॉप सेलिंग बैच में दोस्तों लेखपाल का बैच हो गया, आपके वीडियो परीक्षा का बैच हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं, और एक और जो शानदार बैच है दोस्तों वो है सुपर टेट का बैच, ठीक है। तो ये सभी बैच दोस्तों ऑलरेडी चल रहे हैं, आप आइए ज्वाइन कीजिए। देखिए भरोसे की बात है यार, ज्यादा परेशान मत होइए। देखिए इसी के साथ साथ दोस्तों अब तो हम लोग किताबों पर काम करना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन क्लास के साथ साथ एक अच्छी किताब की जरूरत होती है, क्योंकि बिना किताब के आपको गाइड कैसे किया जाए, ठीक है। तो किताबों में कंटेंट आप एक बार उठा के देखिए, अगर आपके आसपास दुकानें हैं आप पढ़िए, आप दूसरी भी किताब लेके आइए, ठीक है, लेखपाल परीक्षा की, फिर देखिए कि एक्चुअली में क्या अंतर है स्टडी 91 और अन्य किताबों में। आप कंपेयर करके पढ़िए भाई। मैं नहीं कहता कि नहीं आप यही खरीदिए जो आपके लिए बेहतर हो, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। यार पढ़ना में वो है, ठीक है, क्या कोई जरूरी है क्या केवल स्टडी 91? देखिए आप हमेशा अपना, लोग कहते हैं कि स्वार्थी बनना बेकार होता है, नहीं हम तो कहते हैं स्वार्थी तो बनना चाहिए। स्वार्थी बनो यार, लेकिन स्वार्थी कब बनो, कैसे बनो स्वार्थी? आप विद्यार्थी हैं, आपका काम पढ़ना, आपका स्वार्थ होना चाहिए मेरा सिलेक्शन। अब मेरा सिलेक्शन होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, कैसे भी होना चाहिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं किस चैनल से पढ़ रहा हूं, मैं किस किताब को पढ़ रहा हूं, मैं किसका वीडियो देख रहा हूं, कोई मैटर नहीं करता। जिसकी बात मुझे समझ में आ रही है, जिसकी बात मेरे दिमाग में जा रही है, हम उनकी सब वीडियो को देखेंगे। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आप विद्यार्थी, कोई कहता आप स्वार्थी, कभी हम स्वार्थी, हम स्वार्थी हैं अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए। हम स्वार्थी हैं क्यों? क्योंकि हम विद्यार्थी हैं और हमें अपना कर्तव्य करना, हम स्वार्थी ही सही, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो आइए पढ़िए, आपको लगता है कि आप किताबें आपके लिए बहुत अच्छी हैं तो आप परचेज कीजिए। आप देखेंगे ना, मैं तो डंके की चोट पे कर रहा हूं यार, अपने कलम से किताबें लिखा हूं इतना मेहनत से ना, तो मुझे पता है कि बच्चों को देना क्या है। क्यों? क्योंकि जो चीजें मैं एक्सपेक्ट करता था, आज वही चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, वही चीजें मैं अपनी कलम से लिख रहा हूं। ऐसा नहीं कि भाड़े पे जो है ले लिया 10-20 लोगों को बैठा के लिखा दिया और एक साथ जो किताबें मार्केट में लॉन्च कर दिया। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। नहीं, कैसे कर लूं बताओ ना, नहीं हो पाता मुझसे, ठीक है। हालांकि इस तरह की चीजें होती हैं, आप भी जानते हैं, मार्केट में आधे से ज्यादा किताबें आप उठा के देख लीजिए, सब कट कॉपी पेस्ट चलता है, ठीक है। इनका मैटर उनका मैटर जोड़ दिया, बना दिया किताब, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो लोग ज्यादा नहीं चल पाएंगे, और हमें क्या करना, हमें आपके साथ तो बहुत लंबा समय बिताना है, आपके साथ भी बिताना है, और आप जिन लोगों को सजेस्ट करेंगे अभी उनके साथ भी समय बिताना है। मैं तो चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। एक बार डंका तो तब बजेगा जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में यूजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसने कार्यभार संभाला? जी हां दोस्तों, यूजीसी के, ठीक है। अब तो फिलहाल यूजीसी, जिसे आप दोस्तों जो अभी यूजीसी आपका एग्जाम कराती थी नेट वगैरह का, नेट जेआरएफ का, अब तो एनटीए एग्जाम कराती, वरना यूजीसी का बड़ा क्रेज हुआ करता था, ठीक है। तो अभी यूजीसी में किसे बनाया गया? लिख रहा है प्रसून जोशी। प्रसून जोशी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रसून जोशी वर्तमान में सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। किसके? सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो सेंसर बोर्ड वाले भाई साहब तो हो नहीं सकते, ठीक है। राहुल भाटिया नाम दे रहा है, प्रोफेसर डीपी सिंह नाम दे रहा है, और एम जगदीश कुमार नाम दे रहा है, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों ये प्रोफेसर साहब थे, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों जो आए हैं ना, मैं बता दूं, ये यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं, ये आपने नाम सुना होगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। नाम सुना है क्या? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का दोस्तों नाम सुना होगा। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपके दिल्ली में है, ठीक है। और वहीं के जो मुख्य थे दोस्तों, वो उन्हीं को दोस्तों उन्हीं को रखा गया। अब कहां पर दोस्तों? इस पद पर, तो याद रखेगा, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या हो रहा है गड़बड़ यार, ठीक है। उनका नाम दोस्तों आप याद रखेगा, एक सेकंड रुक जाइए, उनका नाम याद रखेगा, ठीक है। उनका नाम क्या है? एस जगदीश कुमार, ठीक है। और इसके एम जगदीश कुमार, इसके पहले कौन थे? इसके पहले दोस्तों ये डीपी सिंह जी थे, ये पूर्व में थे, अभी हट चुके हैं दोस्तों, याद रखेगा। और अब कौन आ चुके हैं? तो एम जगदीश कुमार आ चुके हैं, इनको जरूर याद रखेगा, ठीक है। तो आपका सही हो जाएगा। बाकी की बातें दोस्तों यहां पर दी गई हैं, आप चाहें तो इसको पढ़िए आराम से, ठीक है। ये वाला पेज कहां से आ गया?
ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। एक बार फिर से नियुक्ति से संबंधित अच्छे सवाल फिर से आपके बीच में आ गए तो पढ़ लीजिए। यूजीसी के जो नए अध्यक्ष बने दोस्तों, इनका नाम क्या है? इनका नाम है एम जगदीश कुमार। करा भारत सरकार ने लेखा महानियंत्रक के अतिरिक्त प्रभार पर किसे बिठाया दोस्तों? तो याद रखेगा इनका नाम है सोनाली सिंह। ठीक है, करा दोस्तों भारत सरकार ने नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, किससे? वी अनंत नागेश्वरन जी को। ठीक है, रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? GAV रेड्डी साहब। मुख्य आर्थिक सलाहकार याद रखेगा वी अनंत नागेश्वरन जी। ठीक है, करा हाल ही में भारत की पहली UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियनशिप में दोस्तों किसे चुना गया? प्रजाक्ता कोहली को चुना गया। इफको के जो नए अध्यक्ष बने हैं, पहले बलविंदर सिंह नकई थे, उनका देहांत हो गया और अब उनकी जगह ग्रहण कर लिया है दिलीप संघानी ने। ठीक है, करा अगले थल सेना उपप्रमुख कौन थे? तो इनका नाम है दोस्तों, कौन बन रहे हैं? अभी तक तो 2 थल सेना प्रमुख हैं, वो मनोज मुकुंद नरवाने हैं और उप प्रमुख चुना गया, उप प्रमुख ध्यान दीजिएगा सेकंड नंबर का पोस्ट होता है, और यहां चुना गया मनोज पांडे जी को। ठीक है, हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष चुना है? इनका नाम रेणु भाटिया है। ठीक है, और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी ICHR का अध्यक्ष रघुवेंद्र तंवर को चुना गया। तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर भारत ने किस खेल के उद्घाटन और समापन समारोह के, ठीक है, राजनयिक बहिष्कार की दोस्तों घोषणा किया है भारत ने? ठीक है, क्यों घोषणा किया और कहां, कौन से खेल का किया और कहां किया, ये दोनों तीनों बातें आपको जानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं शीतकालीन ओलंपिक का, तो शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन दोस्तों किया जा रहा है बीजिंग में। बीजिंग दोस्तों चीन में। ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं फीफा वर्ल्ड कप की बात करूं तो ये कतर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कतर, कतर देश है दोस्तों, कतर की राजधानी दोहा है। विश्व बाधित क्रिकेट विश्व कप दोस्तों, ये तो टलता चला जा रहा है। 2021 में होना था, फिर 22 में होना था, अब 23 में होगा दोस्तों, और ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों केरल राज्य में। ठीक है, एशिया हॉकी कप दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है, ये खेल क्या हो चुका है? ये पूर्ण हो चुका है, और जापान दोस्तों इसमें विजयी भी हो चुका है। कौन? याद रखेगा जापान विजयी हो चुका है, जापान गोल्ड लेके गया। सेकंड नंबर पे दोस्तों कौन आया? तो याद रखेगा दक्षिण कोरिया आपका सेकंड पे आया, तो ये आपका सिल्वर लेके गया। क्या आया दोस्तों? ये सिल्वर ले गया। और भारत दोस्तों याद रखेगा ये नंबर 3 पर आया है। नंबर 3 पर तो भारत के पास दोस्तों ब्रॉन्ज आ गया। ठीक है, भारत ने हराया किसे? तो चीन को हराया। ये तो आपका हो ही गया। अब दोस्तों बात आती है कि कौन से गेम का, तो याद रखिए इस बार जो शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है, ठीक है, 2022 में फरवरी में हो रहा दोस्तों, उसी के राजनयिक बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया दोस्तों? इसलिए किया गया क्योंकि कश्मीर के साथ गलवान घाटी, कश्मीर में चीन के साथ दोस्तों गलवान घाटी में हमारी झड़प हुई थी। तो एक चीनी आर्मी के व्यक्ति थे दोस्तों, जिनके वजह से हमारे आर्मी में कई लोगों का दोस्तों देहांत हुआ। चीन ने क्या किया? उस व्यक्ति को क्या कर दिया? उस व्यक्ति से इसका उद्घाटन कराया। ठीक है, बस यही एक मुद्दा बना, और इसी की वजह से दोस्तों भारत क्या कर रहा है? इसका बहिष्कार कर रहा है। हालांकि एक बात और याद रखेगा कि भारत से एक खिलाड़ी इस गेम में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, जिसका नाम है आरिफ खान। जी हां दोस्तों, ये स्कीयर खेलते हैं, याद रखेगा ये जा रहे हैं, और बाकी और कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं जा रहा है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ अभी चीन की बात आ गई है, तो मैंने अभी पीछे पढ़ाया है आपको दोस्तों कि अभी भारत का एक राजदूत चीन भेजा गया था, जिनका नाम है प्रदीप रावत, तो उनका नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यही याद रखिएगा दोस्तों। करा 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में दोस्तों महिला एकल का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो उन्नति हुड्डा ने जीता है, और पुरुष एकल का खिताब अंजू ने जीता है। ठीक है, करा हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ये हॉकी टीम के प्लेयर हैं, PR श्रीजेश नाम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, जबकि महिला ओपन का खिताब सिंगल्स का यह खिताब एस्ले बार्टी ने जीता है। ठीक है, एशिया हॉकी कप दोस्तों ये जापान ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स एस्ले बार्टी बताई दिया आपको। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो याद रखें दोस्तों, यह जीता है लद्दाख राज्य ने। किसने जीता है? लद्दाख ने। इसका आयोजन हुआ था हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा गांव में। ठीक है, करा IPL में अभी दोस्तों जो लखनऊ वाली टीम आ रही है, उसका नाम क्या है दोस्तों? लखनऊ सुपर जॉइंट्स नाम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संजू गोयनका की टीम है। सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब PV सिंधु ने जीता है, और किस कप्तान को
आईसीसी मेंस T20I का जो है टीम ऑफ द ईयर चुना गया है, तो ये पाकिस्तान के हैं। नाम क्या है? बाबर आजम नाम है, ठीक है। तो ये सवाल भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए दोस्तों क्या किया गया? नामांकित किया गया, वर्ल्ड ब्रेक थ्रू, ठीक है, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए। लिख रहा नीरज चोपड़ा को, अवनी लेखारा को, लक्ष्य सेन को या महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है। अगर मैं लक्ष्य सेन की बात करूं दोस्तों, तो लक्ष्य सेन ने अपना सुपर 500 का किताब दोस्तों भी जीता है। किसको हराकर जीता दोस्तों? तो आपने पढ़ा होगा, लोह किन यू को हरा करके, ठीक है। किसे? लोह किन यू को दोस्तों हरा करके इन्होंने जीता है। लोह किन यू ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में। किदाम्बी श्रीकांत को हरा के इन्होंने जीता था, ठीक है। और अब इन्हीं को हरा दिया हमारे लक्ष्य सेन ने। अवनी लेखारा की बात करें तो अवनी लेखारा दोस्तों राजस्थान की रहने वाली हैं और इन्होंने इस बार टोक्यो ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल जीता था और एक जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इसलिए इन्हें भी कई सारे पुरस्कार मिले हैं। बट आज का जो सही जवाब है वो है नीरज चोपड़ा। जी हां दोस्तों, नीरज चोपड़ा, जिन्हें वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों उसके लिए नामांकित किया गया है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों 5 अन्य प्लेयर हैं जिसमें आपने नाम पढ़ा होगा मेदवेदेव का, डेनियल मेदवेदेव का। ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन विजेता है जिनको राफेल नडाल ने हराया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एम्मा रादुकान का नाम सुना होगा, ये ब्रिटिश टेनिस स्टार हैं, ठीक है। पेड्री का नाम सुना होगा, बार्सिलोना और स्पेन के फुटबॉलर हैं। यूलिमार रोजस का नाम सुना होगा और एरियन टिटमास, ठीक है। ये 5 लोगों को दोस्तों यहां पे रखा गया है। अब देखिए किसका चुनाव किया जाता है, ठीक है। अभी तो केवल नामांकन हुआ है। चलिए हम लोग खेल से जुड़े हुए जो सवाल अभी पढ़े थे एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए। पहला ही हो गया। दूसरा लिखा, भारत ने किस खेल के उद्घाटन और समारोह समापन का राजनयिक बहिष्कार किया? तो शीतकालीन ओलंपिक जो बीजिंग में हो रहा है। करा उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने जीता है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने पाया? PR श्रीजेश ने पाया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने पाया, ठीक है। एशिया हॉकी कप जापान ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब एस्ले बार्टी ने जीता है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया और जीता किसने? तो याद रखेगा लद्दाख ने जीता है, ठीक है। IPL में जो नई टीम आई है लखनऊ वाली, इसका नाम है लखनऊ सुपर जॉइंट्स, ठीक है। और सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब ये PV सिंधु ने जीता है, तो इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर स्क्रीन से हट जाइए, कहां चले जाएं हट के? हाँ बताइए। अरे आपको PDF तो दिया जा रहा है ना, क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? PDF आप डाउनलोड करिए इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं। भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, जी हां दोस्तों, अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी OECM के साइट में दोस्तों अभी किसे शामिल किया गया है, ठीक है। अगर मैं एस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की बात करूं तो एस्कोट वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में चल रहा था, यह उत्तराखंड में है और इसको इको सेंसिटिव घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था? इको सेंसिटिव, ठीक है, इको सेंसिटिव घोषित किया गया था, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों तो वही टाइगर रिजर्व है जिसने टाइगरों की संख्या क्या कर दिया? दोगुना कर दिया है। और ये है कहां पर दोस्तों? याद रखेगा ये आपके तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। इसके अलावा तेली नीलापुरम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों तो आपके आंध्र प्रदेश में, और ये भी चर्चा में चल रहा था। क्यों? यहां पक्षियों की गिनती चल रही थी, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा। जो आज का सही जवाब है वो है अरावली जैव विविधता पार्क। क्या नाम है दोस्तों? अरावली जैव विविधता पार्क। वैसे लोगों के दिमाग में है कि राजस्थान में, बट ये इसका जो एरिया दोस्तों आपके हरियाणा के गुड़गांव में पड़ता है, जो एरिया हरियाणा के गुड़गांव में पड़ता है दोस्तों, गुड़गांव कहिए, गुरुग्राम कहिए, ठीक है, ये वहीं पर दोस्तों, ये उसी को दोस्तों इस OECM में शामिल किया गया है, ठीक है। तो जरा इसको मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये उसी चीज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ दोस्तों, विवरण दिया गया है। आप इन विवरण को पढ़िएगा कि एक्चुअली में यहां क्या घोषणा की गई है, ठीक है। मैं चलता हूं आप लोगों को लेकर के पर्यावरण से संबंधित कुछ अच्छे सवालों पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। पहला तो याद रखेगा। दूसरा कह रहा भारत ने किस देश में, भारत कर रहा हूं, हाल ही में किस देश में प्लास्टिक की बर्बादी हुई है? तो प्लास्टिक की बर्बादी कैसे हुई दोस्तों? जो बर्बादी हुई है उसमें प्लास्टिक के नैनो कण मिले हैं और ये कहां हुई है? तो आपके स्विट्जरलैंड देश में हुई है। कह रहा किस स्थल को अभी नया रामसर स्थल घोषित किया गया? तो 2। अभी तक भारत में 47 रामसर स्थल थे, अब टोटल हो गए दोस्तों 49। याद रखेगा। जिसमें कौन कौन सा है? तो एक तो अपने उत्तर प्रदेश का बखीरा पक्षी अभयारण्य है,
और एक का खिजादिया पक्षी अभयारण्य है आपके जामनगर के पास पड़ता है गुजरात में, ठीक है। आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत वनावरण वृद्धि में कौन से स्थान पर है, तो पूरे दुनिया में तीसरे स्थान पर भारत चल रहा है। तेलिनीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो चर्चा में चल रहा था, बूंदी जिला राजस्थान में है। किस टाइगर रिजर्व ने टाइगरों की संख्या दोगुनी कर लिया है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। किस देश ने तटीय क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है, 6000 बैरल तेल लीकेज हुआ यहां पर, और यह देश है पेरू जिसने घोषणा किया है। प्लास्टिक पार्क का निर्माण यह कर्नाटक राज्य में किया जा रहा है, यह भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सभी अच्छे अच्छे सवाल हैं जो करंट अफेयर में हाल फिलहाल में हम लोगों ने पढ़ रखे थे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। लिखना 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान दोस्तों किस देश ने हासिल किया, ठीक है। देखिए 2021 की बात कर रहा दोस्तों, आप 2-3 डेटा याद रखिए, 2021 याद रखिए, 2020 याद रखिए और 2019 याद रखिए, ठीक है। चलिए ये पढ़ लीजिए दोस्तों, और इधर दोस्तों मैं आपका लिख दे रहा हूं फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो फर्स्ट रैंक आया है, ठीक है, जो 2021 में जो फर्स्ट रैंक आया दोस्तों, ये फर्स्ट रैंक आया है अमेरिका देश का, ठीक है। और सेकंड रैंक किसका दोस्तों, तो याद रखिएगा सेकंड रैंक है चीन देश का, ठीक है, अमेरिका चीन। यहां पे दोस्तों अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल सबसे ज्यादा व्यापार भागीदार के रूप में जो था वो चीन था और दूसरे पे अमेरिका था। और 2019 की बात करूं तो 2019 में भी दोस्तों अमेरिका टॉप पर था और चीन दोस्तों क्या था, नंबर 2 पर था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट पहले आप याद रखिए। तो पहला यहां पर ये हो जाएगा, पहला स्थान याद रखिएगा फर्स्ट नंबर है, और सेकंड नंबर दोस्तों चीन का है। थर्ड नंबर दोस्तों किसका है दोस्तों, यूएई देश का है। और फोर्थ नंबर दोस्तों याद रखिएगा सऊदी अरब देश का है, ठीक है, सऊदी अरब देश का है, तब इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल तो आपके लिए पहला दूसरा इंपॉर्टेंट, तो अभी का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अमेरिका, याद रखिएगा, जो 112 क्या दोस्तों, 112 बिलियन डॉलर के साथ दोस्तों पहले स्थान पे है, और चीन जो है 110 बिलियन डॉलर पे दूसरे स्थान पर है। तो याद रखें दोस्तों, भारत के जो 10 व्यापारिक साझेदार भागीदार देश हैं दोस्तों, उसमें पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा यूएई, चौथा सऊदी अरब, पांचवां स्विट्जरलैंड, छठवां हांगकांग, सातवां सिंगापुर, आठवां इराक और नौवां इंडोनेशिया और 10वां है दक्षिण कोरिया देश, ठीक है। अब इंडोनेशिया ने दोस्तों अपना नाम चेंज किया, क्या किया, अपनी राजधानी का नाम चेंज किया दोस्तों, याद रखिएगा, और इसकी जो राजधानी बनी ये बनी नुसंतरा, क्या बना, नुसंतरा बना, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने दोस्तों अभी एशिया हॉकी कप में एशिया कप हुआ जो दोस्तों हॉकी वाला, इसमें दोस्तों याद रखिएगा सिल्वर मेडल जीता था, क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता, इसको याद रखिएगा। इराक ईरान की बात करें, इराक की राजधानी तो बगदाद है, उसका पड़ोसी देश ईरान है, वहां के राष्ट्रपति चुनाव हुआ था अभी, वहां पे राष्ट्रपति चुने गए कौन, इब्राहिम राइसी, और उपराष्ट्रपति चुने गए बताइए कौन, क्या नाम है उपराष्ट्रपति, बताइए, मोकबेर, मोहम्मद मोकबेर, ठीक है। सिंगापुर आप जान ही रहे हैं, सिंगापुर में दोस्तों क्या हुआ था, अभी हाल ही में आपका जो है फरवरी में एक तो डिफेंस एक्सपो हो रहा है, एक वर्ल्ड एक्सपो हुआ था, उसका आयोजन आपका सिंगापुर में किया गया था, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप याद रखिए, जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है, लेकिन उसके पहले हम लोग अर्थव्यवस्था से संबंधित जो स्पेशल सवाल है एक बार उन पर भी आप चर्चा कर लीजिए। पहला ये हो गया, दूसरा लिख रहा है इस बार का जो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट रहा ये किस पर बेस्ड था, तो यह मुख्यतः 4 पॉइंट पर बेस्ड था। पहला था प्रोडक्टिविटी, दूसरा था क्लाइमेट एक्शन, तीसरा था फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और चौथा था प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ये टोटल 4 पॉइंट पर ये बेस्ड था, ठीक है। दोस्तों वर्चुअल जो करेंसी है उस पर कितना टैक्स आ रहा है दोस्तों, तो वो 30% दोस्तों टैक्स के दायरे में आने वाला, वो भी याद रखेगा। फाइनेंशियल 2022-23 में जीडीपी का विकास दर यह 8 से 8.5% के बीच में रहने वाला है। आईएमएफ ने दोस्तों जो विकास दर का अनुमान लगाया वो 9% लगाया है, वो भी याद रखेगा। एनएसओ ने दोस्तों जो अनुमान लगाया है वो कितना लगाया, 9.2 लगाया है, और भारतीय स्टेट बैंक ने 9.5% लगाया है। 2021-22 के लिए माल निर्यात में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का दोस्तों लक्ष्य रखा गया है, तो 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का दोस्तों लक्ष्य रखा गया है, वो याद रखेगा। कौन सा देश वित्तीय और मानवीय संकट के कारण दिवालिया होने की कगार पर है, तो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है, तो याद रखिएगा भारत
चौथे स्थान पे है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं काफी अच्छी क्लास लगी होगी आपको। दोस्तों लेखपाल की किताबें 3 आ चुकी मार्केट में, मेरे पास 2 ही है। ठीक है, संडे की वजह से मुझे मिल नहीं पाया। ठीक है, तो मैं जाना था बट जा नहीं पाया। ठीक है, कुछ काम में बिजी था। वो किताब दोस्तों आ जा रही है, तो वो किताब भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, देखिएगा मार्केट में जा रही धीरे धीरे, अगले 1-2 दिनों में दोस्तों सभी जगह पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर 1-2 दिन बाद दोस्तों हम लोग चौथी किताब भी दे देंगे। तो लेखपाल परीक्षा के लिए किताबें आ चुकी हैं। बहुत जल्द दोस्तों वीडियो परीक्षा के लिए भी किताबें आपको दी जा रही हैं। बहुत जल्द वो किताबें भी आपके बीच में होंगी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त करते हैं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, इन पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।